हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कर पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, एनसीईआरटी बुक, क्लास 10th। तो यार हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो बोर्ड्स हैं वो बिल्कुल सर पर हैं, और ज़्यादा बात करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल कंट्रोल मीन्स होता है किसी के ऊपर नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल बिठाना, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कैसे होता है, मतलब हम किसी चीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे हम अपने हाथ ऐसे हिलाते हैं, कैसे हम अपने ऐसे पल के झपकाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, मतलब सारी चीज़ें देखेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड and react to the various stimulus like heat, cold, light, cold, touch, pressure, etc. Plants and animals both responds to the stimulus but in a different manner. जैसे कि हम सभी को स्टिमुली मिलती है तो हम रिएक्ट करते हैं। कैसे स्टिमुली, लाइक जब हमें कोई गरम गरम लगता है तो हम रिएक्ट करते हैं, है ना। और जब हमें ठंडा ठंडा लगता है तो हम रिएक्ट करते हैं। धूप होती है तो रिएक्ट करते हैं, छाएं होती है तो रिएक्ट करते हैं, कोल्ड होता है या कोई हमें छूता है, टच करता है, हम पे प्रेशर लगता है, तो हम बहुत सारे तरीक़ों से हम रिएक्ट करते हैं और हमारी बॉडी उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है। सिमिलरली हम में और प्लांट्स के अंदर होता सेम है, बट क्या है कि हमारे रिएक्शन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, विड्रॉ ऑफ द हैंड फ्रॉम द टचिंग ऑफ एन हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हम हाथ जल्दी से पीछे कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो जो उसको छूकर जो हमें मिलती है ना उसको स्टिमुली बोलते हैं। और अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द टू मेन सिस्टम्स। दो ऐसे मेन सिस्टम होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की चीज़ों से मिला हुआ हमें इंफॉर्मेशन, और टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस, अलग अलग, जैसे कि बॉडी पार्ट से, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी हमारे कान से, हमारी जीभ से, हमारी आँख से, हमारी नाक से, इनसे हमें रिस्पॉन्ड मिलते हैं, मतलब इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड्स, और हम उसी हिसाब से फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। स्टिमुलस, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दी दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिएक्शंस। एग्जांपल, द टचिंग अ हॉट प्लेट, तो उस हॉट प्लेट को छूने के बाद जो स्टिमुलस जो हमें फील हुआ है उसको स्टिमुलस बोलते हैं। रिस्पॉन्स, अब उस गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के बाद में हम ऐसे तो नहीं ऐसे रहेंगे, छूने के बाद में ऐसे या रोएंगे, ज़्यादा गर्म होगा तो हम रोने लगेंगे, या मतलब हमारे हाथ में जलन होगी तो हम ऐसे करके करेंगे, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया है। द रिएक्शन ऑफ आर बॉडी टू दीज चेंज, एग्जाम्पल विड्रॉ ऑफ आर हैंड, विड्रॉल ऑफ आर हैंड, दिस इज द रिस्पॉन्स। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वेर आर टचिंग ऑन हॉट ऑब्जेक्ट, हमें पता कैसे लगता है कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं, किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को? तो इसको ये हमें पता चलता है रिसेप्टर से। हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करके हमें हमारी बॉडी को बताता है। वो रिसेप्टर्स हैं हमारे, बचपन में हमने पढ़े हैं, ना 5 ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारे कान, हमारी स्किन, हमारी जीभ, हमारी नाक, हमारी आँख। जैसे कानों से हमें पता चलता है कि कोई साउंड, आँखों से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, नाक से हमें किसी की स्मेल पता लगती है, और जीभ से हमें किसी चीज़ का टेस्ट पता लगता है। तो इनर एयर, फोटो रिसेप्टर्स आइज हो गई, स्किन हो गई, ये थर्मल रिसेप्टर्स हो गए। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज हो गए। गैस्ट्रोरी रिसेप्टर्स हमारी टंग हो गई। हियरिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी, और विजुअल स्टिमुलस इसको मिलता है आइज से, है ना। पेन, टच, हीट, ये सब हमें स्किन से पता लगता है, जो जो थर्मल रिसेप्टर्स लगे होते हैं उसमें। स्मेल डिटेक्शन, जैसे कि कोई भी स्मेल होती है तो हमें पता लगता है, गंदी स्मेल होगी, हम अपना मुंह ऐसा अजीब सा बना लेते हैं। और गैस्ट्रिक टेस्ट डिटेक्शन, जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं कड़वी होती है तो और अच्छी होती है तो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं न्यूरॉन। इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है। जैसे कि न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी और साइनेप्स, ये पूरा लगा होता है, एक पूरा न्यूरॉन होता है।
ये रहा इसका जो फ्रेम है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्सोन हो गया, डेंड्राइट ये टिप्स हो गई इसकी, न्यूक्लियस इसके बीच में जो पाया जाता है, और सेल बॉडी ये पूरी जो इसकी सेल बॉडी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में नर्व एंडिंग्स, इससे एक और ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम इससे एक और कनेक्ट होता है, और ये बहुत सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपस में आगे भी ऐसे बहुत सारे कनेक्ट होते हैं और इसे पूरी एक चेन टाइप की बनती है। डेंड्राइट क्या करता है, इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड करता है इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, ये सेल बॉडी और एक्सोन के थ्रू होती हुई इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इसके बाद साइनेप जो होता है, पार्ट वेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल मैसेज, जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल मैसेज में कन्वर्ट होकर आगे ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो नेक्स्ट न्यूरॉन को मिलता है, और वो नेक्स्ट न्यूरॉन ऐसे ही सेम प्रोसेस परफॉर्म करके आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को भेजते हैं, और ऐसे ही भेजते 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 लंबी चेन बन जाती है। नेक्स्ट इज साइनेप। व्हाट इज दैट? Synapse, a point of contact between the terminals branches of the axons of one neurons with the dendrite of the another neuron is called a synapse. ये आप देख पा रहे हो, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड साइनैप, उसको साइनैप बोला जाता है। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन सिंपली फॉर्म में बोलूं तो तुरंत लिया हुआ एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि हम किसी ठंडे ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा ठंडे ऑब्जेक्ट को छूते हैं, तब हम एकदम जो प्रतिक्रिया देते हैं, है ना, एकदम रिएक्ट करते हैं, तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कोई भी गर्म चीज छूते ही हम पीछे ले लेते हैं हाथ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कोई भी, जैसे हमें मारने को था तो हमारी आंख बंद हो जाती है, ऐसे करे करते तो हमारी आंख बंद हो जाती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली बॉडी के वो एक्शंस होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बिना सोचे समझे किए गए एक्शन कहलाते हैं। A quick, sudden, immediate response of the body to the certain stimuli that involves spinal cord. इसके अंदर spinal cord involve होती है, brain involve नहीं होता है। Not brain. Withdrawal of hand, knee jerk, जैसे घुटने का हिलना, ये होता है ना, ये knee jerk, ये ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? द पाथवे थ्रू द विच द इम्पल्स पासेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। एक आर्क होता है, आगे हम देखेंगे। स्टिमुलस, जैसे कि स्टिमुलस कैसे फील होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन जैसे कि हमारी स्किन हो गई, इसमें सेंसरी नर्व्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स आगे सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड आगे सिग्नल भेजती है मोटर नर्व्स को, और मोटर नर्व्स आगे सिग्नल भेजते हैं इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि मसल को। ठीक है, और वो मसल आगे जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, और जिससे हमारा हाथ पीछे हो जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क, तो इसकी मैं फोटो भी डाल दूंगा, तो ऐसे करके आप फोटो देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स। अभी रिस्पॉन्स भी टाइप के होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स आर ऑफन 3 टाइप्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन तो आप समझ चुके होंगे। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या होता है? वॉलंटरी होते हैं वो जो सोचे समझे होते हैं, जो हम जानबूझकर या हम पूरी होश आवाज में करते हैं, जैसे कि अपनी पलकें झपकाना जानबूझकर, जैसे अभी मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। ठीक है, अपना हाथ उठाना, बिठाना, बोलना, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन, जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। टॉकिंग, राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनवॉलंटरी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा हार्ट बीट होना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉमिटिंग आना, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो और रिफ्लेक्स एक्शन, विड्रॉल ऑफ द हैंड्स ऑन टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करके हाथ पीछे ले लेना, ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। कुत्ता पीछे लग जाना है, कुत्ता पीछे देखते हम भागते हैं ना सीधा, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम में और क्या है? इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको सीएनएस बोलते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो पीएनएस होता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो को एएनएस बोलते हैं। तो सीएनएस में क्या क्या आता है? इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो आते हैं। इसके बाद पीएनएस में क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं, और एएनएस में सिंपैथेटिक नर्व्स और
पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, मैंने 3 टाइप के बताए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स। आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हैज अ 3 मेजर पार्ट्स विच इज अ forebrain, midbrain or a hindbrain. Forebrain, the most complex specialized part of the brain is cerebellum. Cerebellum फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस है, हाथ हिलाना, भागना, दौड़ना, लिखना, ये सारे हम इसी ब्रेन के पार्ट से करते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मेमोरीज वगैरह इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है ये, मतलब एक लाइक अ सीपीयू। एंड सेंट्रल एसोसिएट विद द हंगर, इस जो भूख वगैरह लगती है उसको कंट्रोल करना, एसोसिएट करना। रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड इट, और जितने भी बॉडी पार्ट्स से स्टिमुलस या इम्पल्सेस, सेंसरीज, जितने भी सेंसेस आते हैं वो सब यहीं रिसीव किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस में केमिकल कोऑर्डिनेशन होते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, मतलब ऐसे वैसे केमिकल्स नहीं, दुकान के केमिकल्स नहीं, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन यही होता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो यहीं से सिक्रेट होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में थर्ड आता है हिंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम, अब देखो ये सेरिबेलम है और वो सेरिबम है, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बहुत कंफ्यूज होता था जब मैं स्कूल में था, तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था इसमें। ओके, सेरिबेलम कंट्रोल द पोस्चर, हम कैसे बैठे हुए हैं, कैसे चल रहे हैं, इसके जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको कंट्रोल करता है हमारा सेरिबेलम। एंड बैलेंस एंड कंट्रोल द प्रिसीशन ऑफ द वॉलंटरी एक्शंस, तो जितने भी वॉलंटरी एक्शन है ये परफॉर्म करता है। मेड्यूला भी इसके अंदर पाया जाता है, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग्स इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। मेड्यूला कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन हैं ये मेड्यूला कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और सेलिवेशंस और वॉमिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे मेड्यूला कंट्रोल करता है। इसके बाद आते हैं पॉन्स। पॉन्स क्या होता है, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं और रेगुलेशंस और रेस्पिरेशन, ये सब पॉन्स कंट्रोल करता है। तो हर एक ब्रेन के पार्ट का अपना अलग अलग एक स्पेसिफिक वर्क होता है, जो अपना स्पेसिफिक अलग अलग वर्क वो कंप्लीट करते हैं। अब इनकी पोजीशन क्या होती है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या फोर ब्रेन की पोजीशंस क्या क्या होती हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, अब इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, ये फोर ब्रेन हो गया ये पूरा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ होगा, ये हिंड ब्रेन, ये वाला हिस्सा हिंड ब्रेन हो गया, और मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसमें यहाँ पे लग रहा है ये वाला। तो ऐसे कर करके अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आगे आइए, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, इनको बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको कोई क्षति पहुंची, कोई हानि पहुंची, तो उससे हमारी पूरी बॉडी जो है वो खराब हो जाएगी। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड बैलून टाइप के कुछ होता है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब भी हमें कोई, हमारा सर कहीं टकराता है तो क्या है, हमारे सर के अंदर वो जो फ्लूइड फिल्ड बैलून है वो एक शॉक ले लेता है, मतलब जितना भी शॉक होता है ना, जो झटका होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे ब्रेन को कुछ होने नहीं देता। आर एनक्लोज्ड एंड कैरेनियम ब्रेन बॉक्स। स्पाइनल कॉर्ड कैसे बचता है, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन अ वर्टेब्रल कॉलम्स, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, उसके अंदर वो मतलब लाइक कंबाइंड होता है उसके अंदर, जिससे वो सेफ रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो चांसेस हैं कि वो खत्म हो जाए, मर जाए, क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड उससे टूट जाएगी। नेक्स्ट आएंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यूज। अब जो नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज के बीच में कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, सो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्व्स टिश्यूज सेंसर नर्व्स आगे जाके ट्रांसफर करे जाते हैं वो सेंट्रल नर्व सिस्टम में। सेंट्रल नर्व सिस्टम उसको आगे भेजता है, इंफॉर्मेशन प्रोसीड बाय द सीएनएस एंड देन द डिसीजन मेड बाय सीएनएस, और सीएनएस के थ्रू वो डिसीजन लिया जाता है। देन मोटर नर्व्स
मैसेज को आगे भेजता है, पास टू द मसल्स, मसल्स को भेजता है, मसल्स आगे जाके चेंज होती हैं, चेंज इन द शेप और अरेंजमेंट ऑफ द प्रोटीन्स मसल्स, इसके बाद मसल्स आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, एंड मसल शॉर्टन्स एंड वो एक्शन लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, जैसे मान लो जैसे ये है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे ये वाटर बॉटल है, ठीक है, अब ये वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जैसे अगर मैंने उसको छुआ, तो जैसे ही मैं छूंगा ना, तो तुरंत यहाँ से होता हुआ एक सिग्नल मेरे दिमाग में जाएगा और दिमाग में पूरा प्रोसेस होके वापस वो सिग्नल यहाँ मोटर नर्व से मेरी मसल्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो इन्फॉर्मेशन जाकर मेरे हाथ को बोलेंगी कि पीछे ले, तो मैं तुरंत अपने हाथ को इससे पीछे लूंगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो इतना ज़्यादा माइक्रो सेकेंड्स में होता है कि मतलब जितना लंबा भी ये पढ़ने में लग रहा है उतना लंबा एक्चुअली होता नहीं है, हम वो एक्शन तुरंत ले लेते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड मूवमेंट इन प्लांट। अब प्लांट कैसे मूवमेंट देते हैं अपनी अपनी, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करती है जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब ये डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जैसे कि ट्रॉपिकल मूवमेंट कैसा होता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जहां पेड़ को स्टिमुलस फील होता है वहीं उसी तरफ वो उसका डायरेक्शन हो जाता है। और इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, अब इसमें जो क्या है कि पेड़ इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है तुरंत एकदम, एट अ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टचिंग, जैसे कि लाइक टच मी नॉट, जैसे वो जो अपनी लीव्स होती है वो बंद कर लेता है ना, टच मी नॉट प्लांट जो होता है, प्लांट ओनर टचिंग इट, उसको जब छूते हैं तो वो जो तुरंत रिस्पॉन्ड देता है वो। अब जो ट्रॉपिक ऑफ मूवमेंट में ये आगे आके हमारे यहाँ आ रहे ये फोटोट्रॉपिज्म और गैस्ट्रोट्रॉपिज्म और केमोस्ट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो इसके नाम से ही बेसिकली इनकी मीनिंग है। जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स द लाइट, फोटो मतलब लाइट, जहाँ लाइट होगी उसी तरफ जो पेड़ बेंड हो जाता है। गैस्ट्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जहाँ जियोट्रॉपिज्म, सॉरी गैस्ट्रोट्रॉपिज्म कह रहा हूँ मैं, जियोट्रॉपिज्म मतलब जिस तरफ ग्रेविटी होगी वो उसी तरफ बढ़ जाएगा, द मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे ही है तो नीचे बढ़ जाएगा पेड़। इसके बाद केमोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द एवियोल, जिस तरफ केमिकल्स वगैरह होते हैं वो उसी तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिस तरफ पानी होता है पेड़ उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब जैसे जैसे उनको अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग उनको एटमॉस्फेयर मिलते जाते हैं, तो वो अलग अलग अपना तरीका दिखाते हैं अपने रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन are chemical compound which helps to coordinate growth, development and response to the environment। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ में या डेवलपमेंट में या कोऑर्डिनेट करने में, ये सब में हेल्प करता है केमिकल कंपाउंड्स वगैरह, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट के। प्लांट हार्मोन्स, मेन प्लांट हार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनाइन और एब्सिसिक एसिड्स। अब ये किस किस काम में आते हैं? ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप्स, फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन ग्रोथ, बढ़ने में मदद करता है। फोटोट्रॉपिज्म जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में मदद करता है, मोर ग्रोथ ऑफ द सेल्स टुवर्ड्स द लाइट। एंड गिबरेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स, ये जो उसका तना होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। और साइटोकिनाइंस प्रमोट्स द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन प्रमोट करने में मदद करता है साइटोकिनाइन। और एब्सिसिक एसिड्स इनहेबिट्स ग्रोथ एंड कॉजेज द विटिंग्स ऑफ लीव्स। स्ट्रेस हार्मोन्स, ये स्ट्रेस हार्मोन्स होता है जिसकी वजह से जो पेड़ जो होते हैं वो अपनी पत्ती वत्ती छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। ये तो था हमारे प्लांट हार्मोन। अब आ जाते हैं हमारे ह्यूमन हार्मोन, मतलब एनिमल्स के, हमारे एक ही बात है। हार्मोन्स, दीज आर द केमिकल मैसेज सीक्रेट बाय वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू छोड़े गए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो होते हैं, इसके द्वारा छोड़े गए केमिकल मैसेजेस होते हैं जो थोड़े थोड़े अमाउंट में छोड़े जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दे आर एक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यूज ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। अब ये मेनली उनको टारगेट करते हैं जो हमारी जो उसके सोर्स से बेसिकली दूर होते हैं, और ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। और जिसमें आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स, हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स।
तो इसकी बेसिकली सिंपल सी एक डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम्स हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स, जिनको हम हार्मोन कहते हैं। अब ये जो हार्मोन के प्लेसेस हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, थायरॉयड ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पैनक्रियास। इसके बाद ओवरी में ये फीमेल्स में होते हैं और ये मेल्स में होते हैं। ये आ गया हार्मोन का नाम, थायरॉक्सिन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड। लोकेशन कहाँ होती है? नेक या थ्रोट में, मतलब गले में यहाँ पर। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन सबको ये सारे मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से वहाँ से रिलीज होता है। और ये लोकेशन कहाँ होती है? जैसे कि मिड में, मतलब मिड ब्रेन में ये पाया जाता है और रेगुलेट्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हम बढ़ते हैं, ये सब में हेल्प करता है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, एड्रेनल इसका नाम है, अबव बोथ द किडनीज, किडनीज के जस्ट ऊपर रहता है। रेगुलेशन इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान ये सारी चीजें ये चीज करता है। ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हार्ट बीट बढ़ाना, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी के वक्त जो बेसिकली जो एड्रेनलिन होना चाहिए ताकि जोश आए। नेक्स्ट आता है सेक्स हार्मोन विच इज अ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, जो फीमेल्स में मेल्स में टेस्टीज में पाया जाता है और फीमेल्स में ओवरीज में पाया जाता है। ये जेनिटल एरियाज में रहता है और एब्डोमेन एरियाज में। और इसका काम क्या होता है? चेंज इन एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी निकलती है 13-14 साल की उम्र में, तो बेसिकली सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं इस हार्मोन्स की वजह से। इसके बाद इंसुलिन जो होता है ये पेनक्रियास से रिलीज हुआ बिलो द स्टमक, जो स्टमक के जस्ट नीचे होता है। रिड्यूस्ड एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जिसके अंदर इंसुलिन कम होता है उसको बेसिकली डायबिटीज हो जाती है, इसलिए उसको आगे हम इसी के ऊपर टॉपिक है। आयोडाइज सॉल्ट्स इज नेसेसरी बिकॉज, आयोडाइज सॉल्ट्स क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हैं? बिकॉज आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द thyronine hormones, so it is important that we must consume iodized salt as it is essential for the thyroid glands। ये thyroid glands के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सा? आयोडीन सॉल्ट, मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। इट कंट्रोल्स the carbohydrates, protein and fat metabolisms for the best balance of the growth, and deficiency of iodine might causes the diseases called goiter। तो अगर इसकी कमी हो गई तो हमें गोइटर नाम की एक प्रॉब्लम होती है, वो लग सकती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यहाँ पर ये जो गला है ये पूरा सूज जाता है इस तरह से, इस हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट आता है डायबिटीज causes, it is due to the deficiency of insulin। इंसुलिन हार्मोन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, secreted by the pancreas, जो पेनक्रियास के द्वारा सिक्रेट होता है, that is responsible for the lower control of the blood sugar level। यही जिम्मेदार होता है। जो क्या है, देखो अगर क्या है, इंसुलिन बराबर रहेगा तो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है, लेकिन इसके वजह से ना कंट्रोल तो छोड़ो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर व्यक्ति को ना ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए फिर इसमें? जैसे कि ट्रीटमेंट, पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ द इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, जिससे व्यक्ति क्या है, ब्लड शुगर लेवल उसका बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ठीक रहता है। उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं जिससे उसका इंसुलिन बढ़ जाता है और उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। Feedback mechanism, make sure that the hormones should be secreted in precise quantity and at right time, which is regulated by the feedback mechanism। अब बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, होता है, जो कि ये बताता है कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं क्या वो प्रिसाइज अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं और एट अ राइट टाइम, क्या वो सही समय पर रिलीज हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो ठीक है, अन्यथा वो गलत हो सकता है कि अगर
हमारे हार्मोन्स प्रीमेच्योरली रिलीज हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज बैड। शुगर लेवल इन द ब्लड अराइजेस, जैसे कि डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, सिंथेसाइज इंसुलिन, इंसुलिन का सिंथेसाइज होता है, ब्लड शुगर लेवल्स फॉल्स, ब्लड शुगर लेवल गिरता है, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, और फिर हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, लाइक अ फ्लोट ऑफ वाटर टैंक्स, तो स्विच ऑफ। तो इस तरह से जैसे पानी ज़्यादा फ्लो होता है तो टंकी बंद नहीं हो जाती है, टंकी ऑफ हो जाती है, एक टाइमर लगा होता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो डिटेक्ट बाय द सेल्स ऑफ पेनक्रियास, तो पेनक्रियास के जो सेल्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और जितना भी इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो उस चीज़ को बंद कर देते हैं। सो दैट्स इट गाइस, सो दिस वाज योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।